पुष्कर सिंह धामी से पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ता, उनका विधायक, मंत्री कितना खुश है या नहीं। आप वहाँ बेरोजगार संघ के धरने पे जो है भाषण देने जा रहे हैं, वो स्वाभिमान मोर्चा जो बॉबी पवार का है उसके टेंट के नीचे आप भाषण देने जा रहे हैं। सिंह कोश्यारी तो राजनीति के पितामह तो माने ही जाते हैं, अब उत्तराखंड में सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। ऐसा कोई महीना नहीं है जब आप भगत सिंह कोश्यारी की और पुष्कर सिंह धामी की भेंट नहीं होती। उनको लगा कि खंडूड़ी हटने चाहिए तो उन्होंने खंडूड़ी को हटा के दम दिखाया अपना। उन्होंने फिर दोबारा जब निशंक को हटाने का दम लगाया तो उन्होंने वो करके दिखाया। अगर आप 2027 के ख्वाब देख रहे हैं तो निश्चित रूप से 2025 में भी आप जीवित दिखने चाहिए। प्रीतम सिंह के कंधे पे ही जो है 2027 का जो है भार है। उन्होंने देहरादून की जिला पंचायत सीट जीता। मुख्यमंत्री पद की रेस में भी जो लोग हैं उन सब का एक बड़ा केंद्र जो है भगत सिंह कोश्यारी का घर है। भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है, जो काम करने का तरीका है वो दो तरफा है। हमने एक दिन भी भगत सिंह कोश्यारी जी को कहीं कोई किताब पढ़ते हुए नहीं देखा है, कुछ लिखते हुए नहीं देखा है। हम उन्हें पूरी तरह सक्रिय देख रहे हैं और यहाँ तक अभी भी आप चले जाएंगे तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन भगत सिंह कोश्यारी के मतलब प्रदेश भर में कार्यक्रम ना लगते। वो पैसे से साम दाम दंड भेद ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जो भी उन्होंने किया है, चूंकि वो सत्ता का चरित्र है। उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। बीच का एक साल महज बचा है और उसके बाद 27 में एक बार फिर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। बीजेपी और कांग्रेस मुख्य दल हैं और दोनों के बीच हमेशा सीधी टक्कर रही है तमाम सीटों पर। तो दोनों दल इस वक्त चुनावी मोड में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, बीजेपी सत्ताधारी दल है, तीसरी बार हैट्रिक करने का प्लान बीजेपी ने भी अपने संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच रखा है। लेकिन जैसे ही चुनाव की बेला नजदीक आती है, उत्तराखंड में एक रवायत जो बन गई है और उसमें कांग्रेस के लोग टूट टूट कर बीजेपी का दामन थामते हैं। ये हमने पहले भी देखा। और जिस राज्य में 2016 में वो जो पॉलिटिकल आपदा आई थी, 9 विधायक एक झटके में विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी छोड़कर सत्ताधारी दल को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाकर दूसरे खेमे में चले गए कि सरकार गिर गई। तो ऐसे राज्य में ये चर्चा होती रहती है गाहे बगाहे। लेकिन आज ये चर्चा उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत ने शुरू की है। उनके पास ऐसे कौन से तथ्य हैं, क्या वो पढ़ पा रहे हैं कि आने वाले समय में क्या कांग्रेस में एक बड़ी टूट दोबारा होने जा रही है। इसी मुद्दे पर मैं आज इनके पास आया हूं बातचीत के लिए। कौन से वो समीकरण नजर आ रहे हैं, क्या ऐसा होता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेता तो हमेशा कहते ही रहते हैं कि हम कांग्रेस के लोगों को अपने रडार पर लिए हुए हैं, जल्दी उन्हें शामिल करेंगे। गजेंद्र जी, ये क्या फिर एक बड़ी टूट होने वाली है कांग्रेस में? दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में जो लोग कांग्रेस के सिंबल पर लड़े और जो उनसे पहले भी लड़े, उनमें से 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे लोग जो विधायक का चुनाव लड़े वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। और जिस तेज़ी के साथ उन्होंने भाजपा ज्वाइन की तो उस दौर में हम सोच रहे थे कि जो अपोजिशन है वो क्या कर रहा है। तो उस समय करण महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका बयान आया कि जिसे कल जाना वो आज ही चला जाए। और फिर मनीष खंडूड़ी भी चले गए और वो जो क्रम है जाने का वो आपने बाद में ज्योत सिंह बिस्ट से लेकर मथुरा जोशी तक जाते हुए लोगों को देखा। ये आपने अभी जो पंचायत चुनाव निपटे उसमें भी देखा कि जो जिला पंचायत के सदस्य जो है कांग्रेस से जीत कर आए, उन्होंने कांग्रेस को जिताने की बजाय बीजेपी के लोगों को जितवाया। और यही था कि देहरादून के अलावा कहीं भी जीत नहीं पाए। इस सारे के बीच में जो तैयारियों का आलम है वो आप इस अंदाज में समझ सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की सीएम हाउस कॉल के बाद पूरे मतलब जब प्रदेश भर के लोग वहाँ दिखने चाहिए थे, कांग्रेस के लोग, इस देहरादून जनपद में 10 विधानसभा सीटें हैं और वहाँ पर गिनती मतलब मुश्किल से 500 लोग भी पूरे इकट्ठे नहीं हो पाए। उससे पहले वो गांधी पार्क में बैठे पेपर लीक वाले विषय में, तो वहाँ पर जो है मुश्किल से 60-70 लोग इकट्ठे हो पाए। तो जिस पार्टी के भीतर आज की स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी जैसी जो इतनी बड़ी पार्टी जिसके पास धन बल भी है, बाहुबल भी है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ये तमाम तरह की ताकतें हैं, उसके बावजूद आप जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर एक टेंट नहीं आपसे लग पा रहा है और आप वहाँ बेरोजगार संघ के धरने पे जो है भाषण देने जा रहे हैं। वो स्वाभिमान मोर्चा जो बॉबी पवार का है उसके टेंट के नीचे आप भाषण देने जा रहे हैं इनके नेता। उससे लगता है कि इनकी जो तैयारियाँ हैं बहुत ही सतही हैं। और इस प्रकार की तैयारी मैंने 2022 का जब चुनाव चल रहा था उस समय नोटिस की थी। जो चुनाव आयोग के पास परमिशन मांगने के लिए लोग जाते हैं
बड़े राजनीतिक दल जाते हैं कि भाई हमें हेलीकॉप्टर की परमिशन चाहिए, हमें इतनी गाड़ियों की परमिशन चाहिए, हमें डिजिटल जो गाड़ियां घुमानी उनकी चाहिए, विज्ञापनों की चाहिए, प्रचार प्रसार का काम करना उसके लिए चाहिए, बड़े नेताओं की जनसभाओं के लिए जो है परमिशन चाहिए। वो सारी परमिशन मतलब 10 परमिशन जब भारतीय जनता पार्टी की होती तो मुश्किल से 2 अनुमति मांगने ये कांग्रेस के लोग जाते। मतलब इतनी हास्यास्पद स्थिति है कि फिर ये कहते हैं हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है। तो अगर आप 2027 के ख्वाब देख रहे हैं तो निश्चित रूप से 2025 में भी आप जीवित दिखने चाहिए, आपके पास कार्यकर्ताओं की फौज दिखनी चाहिए, आपके पास जो एक मतलब कार्यक्रम दिखना चाहिए था कि आप कुछ कर रहे हैं। और स्थिति अब और बिगड़ती हुई इस अंदाज में मैं देख रहा हूँ कि हरीश रावत कह रहे हैं कि प्रीतम सिंह के कंधे पे ही जो है 2027 का जो है भार है, उन्होंने देहरादून की जिला पंचायत सीट जिता दी है। उधर करण मारा जो है मैं अभी परसों देख रहा था कि उन्होंने गणेश गोदियाल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले बाकायदा उसका पोस्टर जारी करा। वो दिखा रहे हैं कि वो प्रीतम सिंह, हरीश रावत, यशपाल वाले गुट से अलग हो गए हैं। तो जिस पार्टी में आज भी इन विषम परिस्थितियों के बीच की 70 में से आपके पास सिर्फ 20 विधायक हैं, और जिस पार्टी से के खिलाफ आपको लड़ना है, जिस सत्ता के, जिस ताकत के, जिस पैसे से आपको लड़ना है, उनके सामने आपकी तैयारियों का आलम इतना बुरा है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि काफ़ी जो बहुत पीछे चल रहे हैं। आपने जो लिखा, आपने कहा कि सूर्यकांत धस्माना जो कि संगठन और प्रशासन के उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भगत सिंह कोश्यारी से मिले। भगत सिंह कोश्यारी तो राजनीति के पितामह तो माने ही जाते हैं, अब उत्तराखंड में सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। उनसे तो तमाम पक्ष विपक्ष के लोग मिलते रहते हैं, तो वो मुलाकात क्या कह रही है? आपने उसमें कहा कि भाई वो खिचड़ी रायता कुछ तो है उसमें, दही अचार चल रहा है कुछ। मुझे 2004 का वाक़या याद है। तो जब मतलब इनको लगा कि तिवारी सरकार आ गई है और ठीक ठाक ढंग से चल रही है, तिवारी जी नहीं हिलेंगे, तो भगत सिंह कोश्यारी ने पूरे प्रदेश में अपने कार्यक्रम लगाए। वो लीडर अपोजिशन होने के साथ साथ उनका ये ध्येय रहता था कि किस प्रकार से अपनी पार्टी को खड़ा किया जाए। तो प्रतापनगर में एक जगह है मदन्ने की, वहाँ पर जब उन्होंने उस दौरान 2002 में जो विधायक निर्दलीय लड़े थे गुड्डू पवार, उनको ज्वाइन करवाया। वहाँ से जो क्रम शुरू हुआ वो हमने गंगोत्री में गोपाल रावत को ज्वाइन करवाते देखा, हमने मुन्ना सिंह चौहान को ज्वाइन करवाते हुए देखा, हमने शैलेंद्र सिंह रावत को ज्वाइन कराते हुए देखा। और पूरे प्रदेश भर में कोश्यारी चुन चुन कर वहाँ से लोगों को लेकर आए, क्योंकि वो मानते थे कि जब तक आपके पास जिताऊ चेहरे नहीं होंगे तो 2007 में जाने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा। भगत सिंह कोश्यारी का वो जो क्रम लोगों को जोड़ने का था, हमने उनके कार्यकाल से लेके और उनके बाद की भी जो सरकारें बनी, आपने देखा कि जिस दिन उनको लगा कि खंडूड़ी हटने चाहिए तो उन्होंने खंडूड़ी को हटा के दम दिखाया अपना। उन्होंने फिर दोबारा जब निशंक को हटाने का दम लगाया तो उन्होंने वो करके दिखाया। आज की तारीख में जब पुष्कर सिंह धामी को एक छोटा सा टेंडर मिला था और वो हार गए थे, तो ये भगत सिंह कोश्यारी की जीत थी कि वो अपनी गारंटी पर जो है दोबारा से उनको मुख्यमंत्री बनाकर लाए। उन्होंने कहा था नहीं, हमने इनको बहुत कम टाइम दिया तो इनको एक अवसर दिया जाना चाहिए। और ये जो तमाम परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं इस प्रदेश के भीतर, आज भी ऐसा कोई महीना नहीं है जब आप भगत सिंह कोश्यारी की और पुष्कर सिंह धामी की भेंट नहीं होते देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भाजपा का जो संगठन का व्यक्ति है, जो दायित्वधारी बनना चाहता है, जो मंत्री बनना चाहता है, इवन कि जो मुख्यमंत्री पद की रेस में भी जो लोग हैं, उन सब का एक बड़ा केंद्र जो है भगत सिंह कोश्यारी का घर है। और वो इस बात को बहुत शिद्दत से जानते हैं कि चूंकि पुष्कर सिंह धामी की ट्रेनिंग भी भगत सिंह कोश्यारी के साथ ही हुई है। जब वो सीएम थे तो उनके पीआर हुआ करते थे। तो जो संगठनिक स्तर पर जिस प्रकार कांग्रेस के भीतर आप देखते हैं कि हरीश रावत के पास एक श्रेय रहता था कि उन्होंने कांग्रेस के भीतर लीडर तैयार किए। उन्होंने जो खाली था आदमी उसको ब्लॉक प्रमुख बनाया, प्रमुख को जो है जिला पंचायत में ले गए, वहाँ से विधायक तक बना कर लाए उनको। यही क्रम भगत सिंह कोश्यारी का था। और भगत सिंह कोश्यारी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो यही है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने साइकिल से मोटरसाइकिल में चलना सिखाया और मोटरसाइकिल वालों को कार से चलना सिखाया। वो इस बात को जानते हैं कि अगर कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ेगा तो आपकी सरकार नहीं आ सकती है। और इसीलिए आप देखिए कि मतलब जब राजभवन से उन्होंने इस्तीफा दिया, महाराष्ट्र से वो निकल कर आए, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मुझे सक्रिय राजनीति नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो अब इसी प्रकार काम करूँगा। लेकिन उसके बाद से राज तक जब हम बैठे हैं तो हमने एक दिन भी भगत सिंह कोश्यारी जी को कहीं कोई किताब पढ़ते हुए नहीं देखा है, कुछ लिखते हुए नहीं देखा है। हम उन्हें पूरी तरह सक्रिय देख रहे हैं। और यहाँ तक अभी भी आप चले जाएंगे तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन भगत सिंह कोश्यारी के मतलब प्रदेश भर में कार्यक्रम न लगते हों।
तो इसीलिए आज जो लोग कांग्रेस में रहते हुए, जो आपने धसमाना वाला इशू रेज किया कि भाई ये है, धसमाना के बारे में कि आप सबको पता है कितने सारे चुनाव लड़ लिए, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। और वो अकेले नहीं है, आप लगाइए जो विजय पाल सजवाण जिनको 5 बार टिकट दिया वो उसी भाजपा में चले गए, मालचंद को आपने पिछली बार टिकट दिया वहाँ चले गए, दीपक बिजरौन वहाँ चले गए, किशोर उपाध्याय को आपने 4 बार टिकट दिया वो वहाँ चले गए। पूरे प्रदेश की जो स्थिति है, और ये भारतीय जनता पार्टी का जो जो कुनबा है, जो काम करने का तरीका है, वो दो तरफा है। एक तरफ तो वो इस बात में लगे हुए कि कांग्रेस मुक्त भारत चल रहा है और उसको बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। दूसरा, वो अपनी पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं। और जो अभी कल 2 दिन पहले मैं गणेश गोदियाल का बयान सुन रहा था कि भाई जिला पंचायत के मेंबरों, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं, उन सबको भी बाय हुक एंड क्रुक उनको दूसरे बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है। तो हो सकता है कि जो कांग्रेस में बचे हुए लोग, जिनको लग रहा है कि 2 विधानसभा चुनाव हो गए क्लीन स्वीप हो गया, 3 लोकसभा चुनाव हो गए क्लीन स्वीप हो गया, अभी इतना जो पंचायत के चुनाव हो गए, उससे पहले आपने पालिका के चुनाव देखे। इस देहरादून जैसे शहर में जब हम देखते थे कि मेयर के चुनाव में 10-12 हज़ार और 20 हज़ार का वोट का अंतर रहता था जीत हार का, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1.25 लाख वोट से हार रही, 1.25 लाख से वो हार रही है। और वो भी कब हार रही है कि जब आप उत्तराखंड आंदोलनकारी को टिकट दे रहे हैं। इसका मतलब जो जमीन पर काम करने वाले जो लोग हैं वो इनको मिल नहीं रहे हैं, और ये इनकी सबसे बड़ी परेशानी है। आपका कहना ये है कि 2027 चुनाव से पहले पहले कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे नेता हैं, वो क्या टिकट के लिए जाने वाले हैं बीजेपी के पास? क्योंकि बीजेपी के तो अपने 48 विधायक वो तो लेकर ही आए हैं, 20 जगह पर कांग्रेस है, तो बाकी की जो सीटें हैं कांग्रेस में तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है चुनाव लड़ने वालों के लिए, तो बीजेपी में कहाँ टिकट मिल जाएगा उनको? टिकट इन्होंने पिछली बार भी 70 बांटे थे, उससे पहले भी 70 बांटे। 2 चुनाव का अगर आप इनका उदाहरण देख के चलें, इन दोनों चुनाव में 70 टिकट बांटे। एक बार इनके 11 लोग जीत कर आए, एक बार 19 लोग जीत कर आए। तो टिकट बांटने से नहीं होने वाला है। वो कांग्रेस के सिंबल से अगर काम हो रहा होता तो धसमाना जी बन जाते ना अब तक विधायक। ऐसे तमाम लोग, और वहाँ तो इतनी लंबी लिस्ट अब बन चुकी है। वहाँ रंजीत रावत जैसे जो फायर ब्रांड जो नेता थे, उनसे पूछे कि भाई आप हैट्रिक कैसे लगी है आपकी? वो गणेश गोदियाल को खुद ही लग रहा है कि अब वो विधानसभा भी हार गए 2 बार, लोकसभा हार गए, होगा क्या कल के दिन? हो सकता है कि जो महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि इसीलिए उनको लग रहा हो कि कुछ ऐसे लोगों को लाया जाए घेर कर, जिनको पहले एहसास कराया जाए कि भाई यहाँ कुछ होना नहीं है। तो आपको जो विधायक बनना है, मंत्री बनना है, जिस प्रकार हमने सुबोध उनियाल को बना दिया, सतपाल महाराज को बना दिया, तमाम लोगों को, रेखा आर्या से लेके आपने तमाम लोग वहाँ देख रहे हैं कि यशपाल आर्य भी वहाँ चले गए थे। तो वो उनका भारतीय जनता पार्टी का ये है कि सबसे पहला उन्होंने कांग्रेस का मनोबल तोड़ने का काम किया, और इसमें बहुत हद तक वो सफल हुए हैं। वो पैसे से साम दाम दंड भेद, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जो भी उन्होंने किया है, चूँकि वो सत्ता का चरित्र है। वो जब ये दूसरे लोग भी कांग्रेस के दूसरे लोग भी सत्ता में रहे थे, उन्होंने भी अपने हाथों तक जितना उनसे हो पाया उन्होंने भी किया, और भाजपा भी आज वही काम कर रही है। तो निश्चित रूप से वो एक तो वहाँ निराशा का वातावरण क्रिएट कर रहे हैं। वो भाजपा के लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ जाके कुछ नहीं होना है। और इस मामले में मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि पिछले 4 साल के भीतर पुष्कर सिंह धामी से पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ता, उनका विधायक, मंत्री कितना खुश है या नहीं है, लेकिन उन्होंने विपक्ष को अपने पक्ष में रखा हुआ है। और ये हमें समय समय पे तब दिखता है कि बाकायदा अभी कुछ दिन पहले तो हम कांग्रेस नेता का बयान सुन रहे थे हरीश रावत का, कि उनके मुंह से निकल रहा था कि धामी पूरे 5 साल, ये कोई सामान्य बात नहीं है। क्यों निकल रहा आपके मुंह से? क्या आपने सरेंडर कर लिया है? और आखिरकार ये जो बड़े लीडर्स हैं, जो अपोजिशन के लीडर हैं, इन लोगों से उस पेपर लीक वाले प्रकरण पर ही पूरे दिन भर का धरना क्यों नहीं हो पाया? ये लोग 6 घंटे गांधी पार्क में क्यों नहीं बैठ पाए? ये लोग बेरोजगारों के और वो बॉबी पवार के टेंट के नीचे भाषण देने क्यों जा रहे हैं? इनकी खुद की क्षमताएं कहाँ चली गई? तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रदेश भर में ऐसा माहौल है। वो गए ना सीएम घेराव करने, सीएम आवास। अब सीएम आवास घेराव करने, मैंने कहा ना कि अगर सीएम आवास घेराव करने के लिए 500 लोग जा रहे हैं, तो वहाँ शादी ब्याह के कार्यक्रम में 1500 से 2000 लोग कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं। इतना बड़ा गैप दिखाई दे रहा है कि आप ऋषिकेश से लोग ला सकते थे, आप डोईवाला से लोग ला सकते थे, धर्मपुर, रायपुर, राजपुर, मसूरी, आसपास की जो सराउंडिंग विधानसभाएं हैं, आप विधानसभा स्तर पर जो लोग हार के घर भी बैठे हैं, उनको भी तो बोल सकते थे कि भाई हम सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं।
तो अगर सीएम हाउस का घेराव करने के लिए लोग नहीं हो पा रहे हैं, इतने बड़े मुद्दे को लेकर आप जा रहे हैं, अब फिर स्थिति वही आ रही है आपकी। सुबह आप कह रहे हैं पेपर चोर गद्दी छोड़, और शाम को फिर आप कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो शिष्टाचार भेंट है, हम तो मुख्यमंत्री जी का स्वागत के लिए वहाँ जा रखे हैं। कोई कह रहे हैं हम तो मेजबान थे वहाँ की, इसलिए हम सीएम साहब का जो है स्वागत कर रहे हैं। तो ये पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, और निश्चित रूप से इस लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका को कांग्रेस नहीं निभा पा रही है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे गजेंद्र रावत। देखिए, ये चर्चाएं तो चलती रहेंगी और तेज भी होती जाएंगी, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है। बीजेपी के नेता तो खुलकर डंके की चोट पर कहते रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम, यहाँ तक कि विधायक तक रडार में होने की बात कही गई है कि आप आइए, और टिकट भी हाथों हाथ मिल जाता है। ये तो इतिहास भी रहा है बीजेपी का, कांग्रेस से छोड़कर जो लोग आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि जो संगठन उपाध्यक्ष के पद पर बैठा व्यक्ति, जो कि कांग्रेस में संगठन के लिहाज से सबसे मजबूत जो चेयर थी अध्यक्ष के बाद, वो दूसरे दिन उठकर बीजेपी में चले गए। फिर वो कहने लगे कि साहब मैं तो, और कांग्रेस के बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है कि विपक्ष के नेता जो हैं उन्हें वापस अपने पाले में उन्हें ले आया जाए, और उससे कमज़ोर कांग्रेस लगातार होती रही है, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस के भीतर भी जो सिर फुटअव्वल है वो हर चुनाव से पहले देखने को मिलता है। इस बार क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।